हे एवरीवन, आज हम अपनी ऑथर सीरीज़ के 4th ऑथर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कराया है। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट को। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सो यस, जॉन कीट की बात करें तो जॉन कीट की बायोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं। ये इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 31 को 1795 में एट मोरगेट, लंदन में, और इनकी डेथ हुई थी फरवरी 23 को 1821 में, जब ये 25 साल 4 महीने के थे, रोम, इटली में। और इनको बरी किया जाता है प्रोटेस्टेंट सेमेट्री, रोम में ही। एपिटाफ की बात करें, मतलब कि इनकी ग्रेव स्टोन पे जो लिखा गया है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। यहाँ पे वह लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा गया है। एक्चुअली जॉन की जो अपने लाइफ टाइम में, जब तक वो जिंदा रहे तब तक शायद उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उनकी पोएम्स ने उतना वर्क नहीं किया। उनकी डेथ के बाद किया, बट तब तक नहीं किया था। तो उनका मानना था कि मैंने कोई नाम कमाया नहीं है, तो मैं अपने ग्रेवस्टोन पे कोई नाम लिखवाऊंगा नहीं। ये जो इरेक्ट किया गया है इनका एपिटाफ, ये इनके फ्रेंड ने किया, इनके फ्रेंड जोसेफ सेवर्न ने किया है और चार्ल्स ब्राउन ने। जोसेफ सेवर्न जब भी काफ़ी बीमार पड़ते हैं, तो ये जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको सजेस्ट करते हैं कि आप घूमिए फिरिए, जाइए समुद्री यात्राओं पे। तो वो अपने पेंटर फ्रेंड जोसेफ सेवर्न के साथ जाते हैं रोम, और वहीं पे इन्हीं की लैब में इनकी डेथ हो जाती है, जॉन कीट की। वहाँ पे जोसेफ सेवर्न और चार्ल्स ब्राउन मिल करके इनकी ग्रेव स्टोन पे ये एपिटाफ लिखवाया है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में इनके फादर थे थॉमस कीट, जो कि स्टेबल कीपर थे, जिनकी डेथ हो जाती है अप्रैल 1804 में। उनके स्कल में फ्रैक्चर हो जाता है, वो गिर जाते हैं हॉर्स से तब। उनकी मदर की बात करें तो मदर का उनके नाम है फ्रांसिस जेनिंग कीट्स, जिनकी डेथ हो जाती है मार्च 1810 में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जब कीट सिर्फ 14 साल के थे। जॉन कीट अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े थे। इनके 4 थॉमस एंड फ्रांसिस के 4 सर्वाइविंग बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े जॉन कीट थे। उसके बाद जॉर्ज, थॉमस, फ्रांसिस, मैरी या फैनी कह ले, ये थे। इनके जो ब्रदर हैं टॉम, उनकी भी डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो जाती है ऑन 1 दिसंबर 1818 को। गार्जियन की बात करें, जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ओपन हो जाते हैं, तो फिर इनको गार्जियनशिप में रिचर्ड एबे के पास रखा जाता है। एजुकेशन एंड मेडिकल करियर की बात करें तो अटेंड करते हैं जॉन क्लर्क्स स्कूल इन इनफील्ड 1803 से 1810 के बीच, जहाँ पे ये डिस्कवर करते हैं अपना लव लिटरेचर के टूअर। जब ये एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन को पढ़ते हैं, तभी इनको थोड़ा सा लिटरेचर के टूवर्ड इनको इंटरेस्ट आता है। अप्रेंटाइज मतलब कि स्टूडेंट बनते हैं ये 1810 में थॉमस हैमंड के यहाँ, जो कि एक सर्जन और एपोथेकेरी थे। एपोथेकेरी मतलब या एपोथेकेरी उन लोगों को कहा जाता है जब 17th एंड 18th सेंचुरी में जो लोग नॉर्मल बीमारियों का इलाज करते थे, उनको एपोथेकेरी कहा जाता था। तो इनको रजिस्टर किया इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट की तरह गायस हॉस्पिटल, लंदन 1815 में, और वहाँ पे ये लाइसेंस इनको मिला था 1816 में। उसके बाद इन्होंने मेडिकल फील्ड छोड़ दी लाइसेंस मिलने के बाद, और कम्प्लीटली पोइट्री के टूवर्ड ध्यान देने लगे। बेसिकली कहें तो ये पोइट्री के लिए ही इन्होंने मेडिकल फील्ड छोड़ी। इसके बाद रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें तो इनको एसोसिएट किया जाता है काफ़ी बार ऐसा एज इज़ाबेला जॉन्स के साथ और फेने ब्राउने के साथ। फेने ब्राउने के साथ ये मिले थे सितंबर 1818 में और इंगेज हो गए थे 1819 में, लेकिन इनकी हेल्थ काफ़ी बिगड़ रही थी। इनकी मदर की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से, इनके भाई टॉम की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से, और इनको भी ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था। तो इनकी हेल्थ काफ़ी गिर रही थी, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे थे, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की। इज़ाबेला जॉन्स जो हैं, इन्होंने इनके राइटिंग में इनकी बहुत हेल्प की थी। अब इनके फाइनल वॉयज की बात करें, मतलब ये समुद्री यात्रा पे जाते हैं, सेल करते हैं रोम में जाते हैं 17 सितंबर 1820 को अपने पेंटर फ्रेंड जोसेफ सेवर्न के साथ, और वहीं पे इनको अपने फ्रेंड की लैब में ही इनकी डेथ हो जाती है। ऑब्वियसली इनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो उनकी डेथ वहीं पे रोम में ही हो जाती है और उनको वहीं पे बरी किया जाता है। लिटरेरी टाइमलाइन की बात करें, 1814 में
जॉन कीट अपना फर्स्ट वर्क लिखते हैं, अब ये 1803 के से लेकर के 1810 के बीच ये फेरी क्वीन पढ़ते हैं एडमंड स्पेंसर की, और 1814 में ये लिखते हैं फर्स्ट टाइम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। हालांकि ये पब्लिश नहीं होती है, इनकी जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है वो 1816 में एक सोनेट पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, ओ सॉलिट्यूड करके, और इसको इसने ली हंट की मैगज़ीन द एग्जामिनर में प्रिंट करवाया था। 1817 की बात करें तो 1817 में इन्होंने अपनी डेबिट कलेक्शन को ऑफ पोएम्स को पब्लिश कराया था, जो कि जिसमें आई स्टूड टिपटो, स्लीप एंड पोइट्री एंड ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू कैप्समैन होमर जैसी पोएम्स इंक्लूड थी। इसके बाद हम बात करें 1818 में पब्लिश करते हैं एडमियम एक पोइटिक रोमांस था जिसको हैवीली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कंजर्वेटिव पीरियोडिकल्स में, ब्लैकवुड मैगज़ीन और क्वार्टरली रिव्यू में बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है इनके वर्क को। इसके बाद 1819 में एनस मैराबिल, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ वंडर या द ग्रेट ईयर। अब बात करें ये इनके जो फेमस ओड्स हैं, जॉन कीट के सबसे ज़्यादा फेमस ओड ही माने जाते हैं, तो वो 1819 में ही लिखे गए हैं, इसीलिए इसको द ग्रेट ईयर या ईयर ऑफ वंडर भी कहा जाता है। ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू इंडोलेंस, ये सारे अप्रैल और मई के बीच में लिखे गए हैं 1819 में। पब्लिश सब अलग अलग टाइम पे हुए हैं, जैसे कि ओड टू इंडोलेंस 1848 में पब्लिश हुआ है, ओड टू साइकी जुलाई 1820 में पब्लिश हुआ है, ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्न पब्लिश हुआ है जनवरी 1820 में, और ओड टू अ नाइटिंगेल ये एनल्स ऑफ फाइन आर्ट मैगज़ीन में 1819 में ही पब्लिश हो चुका था। इसके बाद ओड टू ऑटम 19 सितंबर 1819 को कंपोज किया गया, जुलाई 1820 को पब्लिश किया गया है। ओड टू मेलनकॉली पब्लिश हुआ है जुलाई 1820 में। रिटन नैरेटिव वर्क्स की बात करें, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेला डैम सेंस मर्सी, ला बेला डैम सेंस मर्सी जो है इसका ये फ्रेंच लाइन है और इसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। 15th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट थे एलन कार्टर की पोएम से ये लाइन ली गई है। जो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, इसको लिखने के लिए इंस्पायर इनको इज़ाबेला जॉन्स ने किया था। इसके बाद इन्होंने लैमिया और हाइपरियन लिखा है। अब लैमिया की बात करें तो जो लैमिया है वो एक नैरेटिव पोएम है, बेस्ड है रॉबर्ट ब्रॉन्टन्स की एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पे। डिस्ट्रक्टिव लव स्टोरी बिटवीन लेसियस एंड लैमिया है। लैमिया एक सरपेंट है, नागिन, एकता कपूर वाली नहीं, ये लैमिया जो है जॉन कीट वाली नागिन है, तो उन पर बेस्ड है। और उसके बाद हैपरियन की बात करें तो हैपरियन एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई इपिक है जो कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर है। कंपोज करते हैं ये उसके बाद 1819 में ही अपना वर्स प्ले ओथो द ग्रेट, जो कि 5 एक्ट की एक ट्रेजेडी है, और ये कोलैबोरेट करते हैं इसको लिखने के लिए चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ। 1820 में ये पब्लिश करते हैं अपना फाइनल लाइफ टाइम, मतलब इनकी लाइफ टाइम में जो फाइनल वर्क जो पब्लिश होता है वो यही होता है, जिसमें वो लैमिया, इज़ाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स पब्लिश करवाते हैं। अब इज़ाबेला की बात करें तो इज़ाबेला इसका टाइटल है और इसका सब टाइटल है ऑन द पॉट ऑफ बेजल। ये एक नैरेटिव पोएम है, ऑटेवा राइमा स्टैंजा में लिखी गई है। इसको अडॉप्ट किया गया है गियोवेन्नीस बच्चिचियो डेकामेरन डे 4 स्टोरी 5 से। ये एक ट्रेजिक रोमांस है बिटवीन लोरेंजो एंड इज़ाबेला। मैं इसकी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ स्टोरी का। लोरेंजो और इज़ाबेला की स्टोरी या अफेयर के बारे में इज़ाबेला के भाई को पता चलता है। इज़ाबेला के भाई को जब इनके अफेयर्स के बारे में पता चलता है तो इज़ाबेला का भाई लोरेंजो को मार करके उसको दफना देता है, और लोरेंजो का गोस्ट जो होता है वो इज़ाबेला को अपनी ग्रेव तक लेके जाता है। वहाँ से इज़ाबेला लोरेंजो का सर निकालती है और एक बेजल के पॉट में लगा देती है, और उस बेजल के पॉट में वो अपने टीयर्स से पानी देती है, मतलब टीयर्स से उसकी सिंचाई करती है।
सो ये स्टोरी है इज़ाबेला और द बेजल पॉट की। इज़ाबेला टाइटल और द बेजल पॉट इसका सब टाइटल है। सो यस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की बात करें, ये एक नैरेटिव पोएम है, 42 स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। ईच जो स्टैंजा है वो 9 लाइन्स का है और टोटल 378 लाइन्स है। राइमिंग स्कीम ए बी बी सी बी सी सी है। किंग स्टेफन की बात करें, ये एक अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल प्ले फ्रेगमेंट है और ये 1819 में लिखा गया है। अब हम आते हैं की क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड पोएटिक फिलॉसफी पे। तो निगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है जो कॉइन करते हैं जॉन कीट, अपने भाई को एक लेटर लिखते हैं दिसंबर 1817 में। वहाँ पे वो डिफ़ाइन करते हैं कि जो कैपेबिलिटी होती है एग्जिस्ट करने की, आपके अंदर जो क्षमता होती है अनसर्टेनिटीज़ में, मिस्ट्री में, आप डाउट में हो, आपके अराउंड सिचुएशन सही नहीं है, फिर भी आप कैपेबल हो कि आप कंफर्टेबली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सको और आप पैनिक ना फील करो, तो उसे नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ईगोलेस पोएटिक कैरेक्टर। जॉन कीट का मानना है कि जो पोएट होते हैं उनका कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती है, उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता है। वो एक्ट करते हैं एक एडॉप्टेबल व्हीकल की तरह जो एक्सप्रेस करेगी सारे एस्पेक्ट लाइफ और ब्यूटी के। उसके बाद सेंसियसनेस की बात करें तो पोइट्री मानते थे जॉन कीट की पोइट्री दैट अपील इंटेंसली टू ऑल 5 सेंसेस। जैसे हम टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, वो सेंसियसनेस का एग्जाम्पल है। या पोइट्री के अंदर सेंसियसनेस होनी चाहिए। एस्थेटिसिज्म की बात करें, द बिलीफ इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, मतलब उनका मानना था कि प्रियोरिटी दीजिए आप इमोशनल ट्रुथ को और ब्यूटी को, पॉलिटिकल और मॉरल लेक्चरिंग के से ज़्यादा आप किसको प्रियोरिटी दीजिए, इमोशनल ट्रुथ और ब्यूटी को। आर्ट का यूज़ हमें आर्ट के शेक के लिए ही करना चाहिए रैदर देन किसी और चीज़ के लिए। अब हम क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें, द क्रॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री एक डेरोगेटरी टर्म क्वाइन करते हैं। क्रॉकरी स्कूल ऑफ पोइट्री एक डेरोगेटरी टर्म है जो क्वाइन किया जाता है, J.G. लॉकहार्ट ने इसको क्वाइन किया था। इनकी ब्लैकवुड मैगज़ीन में, जिसमें ये टारगेट करते हैं कीट को, ली हंट को एंड विलियम हैज़लिट को ड्यू टू देयर मिडिल क्लास ऑरिजिन, क्योंकि ये राइटर्स, ये पोएट्स मिडिल क्लास ऑरिजिन, मतलब इनकी जो ऑरिजिन होती है वो मिडिल क्लास होती है। और ये लेक करते हैं ऑक्सब्रिज एजुकेशन, मतलब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मिला के ऑक्सब्रिज है, मतलब इनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रीज़ नहीं रहती हैं, वहाँ से ये एजुकेशन नहीं लिए रहते हैं। तो इनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं होने के बाद, वहाँ की एजुकेशन नहीं होने की वजह से, इनका मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने की वजह से इनको ये टर्म द क्रॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री दिया जाता है। एक तरह से इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अच्छा, मैंने बात यही, इनको जब तक ये ज़िंदा थे तब तक इनके वर्क्स ने उतना काम नहीं किया था कि इनकी डेथ के बाद, अब इनकी डेथ के बाद इनको काफ़ी प्रेज़ मिला। एक्सक्विसाइट सेंस ऑफ ब्यूटी को प्रेज़ करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। T.S. एलियट नोट करते हैं इनके अंदर एक मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी कैसी, शेक्सपियर की क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर ऐसी, इनके लेट ओड में, और इनके ओड्स ही ज़्यादा फेमस हैं। कुछ हम कोटेशंस देख लेते हैं जो बहुत फेमस लाइंस हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये जॉन कीट के इंडिमियम से ली गई है। द ब्यूटी इज़ ट्रूथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न से ली गई है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न से ये भी ली गई है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।